हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ पदार्थ विज्ञान, जो कि हमारा है द्रव्य विज्ञान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और हर बार की तरह इसमें से ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 100 नंबर में से एटलीस्ट 30 नंबर के पेपर इस अकेले चैप्टर से आता है। ठीक है, 25 से 30, 20 से 25 नंबर का पेपर इस चैप्टर से आ जाता है। तो अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि हमारा है BMS मेडिको नाम से। ठीक है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस चैप्टर में देखो, जितना मैं आपको बताऊँगा उतना आपको पढ़ना है, और MCQ क्वेश्चन यहाँ से, शॉर्ट आंसर, इसके अलावा जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, वो 99% तक इस फर्स्ट पेपर में आ जाते हैं इसी चैप्टर से। ठीक है, नंबर फर्स्ट बात करते हैं द्रव्य की। तो इसके बारे में छोटा सा MCQ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यहाँ से। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। सबसे पहला है कि वैशेषिक दर्शन ने जो है द्रव्य को, आपने जो 7 द्रव्य पढ़े थे उसमें से पहला स्थान किसने दिया है? वैशेषिक दर्शन ने। और चरक संहिता के अकॉर्डिंग जो है द्रव्य का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है, 4th स्थान पर रखा है चरक संहिता ने। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं व्युत्पत्ति की। थोड़ा सा मैं इसकी ओपेसिटी लो कर लेता हूँ। हाँ, तो इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्य की व्युत्पत्ति की। तो द्रवगतो नामक धातु से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसमें कि यत् प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि जो परिणाम को प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। व्युत्पत्ति क्वेश्चन ऐसे आता है कि द्रव्य की व्युत्पत्ति, परिभाषा व लक्षण लिखते हुए द्रव्य का वर्गीकरण कीजिए। तो आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 से 4 पेज भरने पड़ेंगे, और हेडिंग वाइज हेडिंग आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। कंटेंट थोड़ा सफिशिएंट रहेगा आपका, और राइटिंग वो भी अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल ऐसे ही बस लिखे जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप एग्जाम में लिखें तो ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ ज़रूर करें, और हेडिंग को अच्छे से वहाँ पर शो कराएं। उसके बाद आता है हमारा द्रव्य की परिभाषा। परिभाषा का ये श्लोक आपको याद रखना है। ठीक है, चरक सूत्र स्थान का श्लोक है, ये आप जब चरक पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। यथा आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यथा। मीन्स द्रव्य वह होता है जिसके अंदर आश्रिता कर्म गुणा, मतलब जिस पे कर्म और गुण आश्रित होते हैं, और कारणम समवायिता, और जो द्रव्य गुण और कर्म का समवायीकरण होता है उसको हम द्रव्य कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हमारी क्या है कि द्रव्य हमारा वह है जिसके अंदर द्रव्य, कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, और जो द्रव्य गुण और कर्म का समवायीकरण होता है उसको द्रव्य कहते हैं। तो आप इसको लिख लेना, जब परिभाषा आ पाएगी तो इस श्लोक के साथ आपको उसका मीनिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम द्रव्य के लक्षण की। तो यहाँ पर देखो, वैशेषिक दर्शन के अनुसार और चरक संहिता के अनुसार बताए हुए हैं। ये आप मान के चलो, ये परिभाषा भी एक तरीके से कह सकते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार हमारा क्या है? क्रिया और गुणयुक्त होता है द्रव्य, और समवायी कारण होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप वैशेषिक दर्शन या फिर चरक संहिता में से किसी एक का रेफरेंस यहाँ पर लिख सकते हो। तो क्रिया और गुणयुक्त का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर जो क्रिया और गुणयुक्त का क्या मतलब हुआ कि क्रिया और गुणयुक्त मतलब कि जो हमारा क्रिया होती है और जो हमारा गुण होता है वो हमारा द्रव्य में ही आश्रित ऐसा है। तो क्रिया और गुणयुक्त का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी क्रिया और गुण है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी किसके अंदर आश्रित रहती हैं? द्रव्य के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो हमारा क्रिया या फिर गुण है, या फिर अकेला गुण है, या फिर अकेला कर्म है, ये इसमें आश्रित नहीं रहता है। जो भी हमारा क्रिया, गुण, कर्म, समवाय, सब किस में आश्रित रहेंगे? द्रव्य के अंदर रहेंगे। ठीक है, और क्या बोला गया है कि समवायी कारण। समवायी कारण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो समवायी कारण का जो मीनिंग है वो किससे रहेगा? हमारा गुण और कर्म से। ठीक है, यहाँ पर हम किससे इसका संबंध रखेंगे? गुण प्लस कर्म से। मतलब समवायी का मतलब ये होता है कि एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इनका जो नित्य संबंध है कि गुण के बिना कर्म ही रहेगा और कर्म के बिना गुण नहीं रहेगा, ऐसे संबंध को हम कहते हैं समवायी कारण। ठीक है, तो ये हमेशा जो रहेंगे वो एक साथ ही रहेंगे। अगर रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये समवायीकरण होता है द्रव्य किसका? गुण और कर्म का।
चरक संहिता ने भी यही सेम टू सेम परिभाषा बताई है कि कर्म और गुण जिसमें समवाय संबंध से आश्रित होते हैं और जो द्रव्य गुण और कर्म का समवाय कारण होता है उसको द्रव्य कहते हैं। जो मैंने अभी आपको ऊपर श्लोक बताया था उसका हिंदी ये है, ठीक है। तो ये हमारी परिभाषा और उसके लक्षण हो गए द्रव्य के। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा तब आपको ये लिखना पड़ेगा कि द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। तो याद रखना है आपको, ये जो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये आपको याद रखना है ताकि आप एग्जाम में अगर इसको बना के आ जाते हैं, ठीक है, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। नंबर फर्स्ट देखो, इसके दो टाइप है मेन, ठीक है। एक आपका कारण द्रव्य है और एक आपका कार्य द्रव्य है। पहले हम जान लेते हैं, बाद में हम डेफिनेशन के साथ इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, जो हमारा कारण द्रव्य है वो कैसा है, नित्य है, और जो हमारा कार्य द्रव्य है वो कैसा है, अनित्य है। ये ध्यान रखना है आपको कि नित्य कौन सा है और अनित्य कौन सा है, ठीक है। तो जो हमारा कारण द्रव्य होता है उसके अंदर टोटल 9 चीज़ें आती हैं। कितनी चीज़ें आती हैं, 9 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी, एक तो आपके जो 5 महाभूत हैं वो, प्लस हमारे दिशा, काल, आत्मा और मन, ठीक है। दिशा, काल, आत्मा, मन, डी काम, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो कि डी काम। तो दिशा, काल, आत्मा और मन ये हमारे 4 आ गए। इसके अलावा जो 5 महाभूत हैं वो आ गए। तो ये किस में आता है, हमारा कारण द्रव्य में। अब बात कर लेते हैं हम कार्य द्रव्य की। तो इसमें हमारे क्या आता है, ओनली 4 चीज़ आती हैं। कौन कौन सी, जो हमारे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु, इनको मिला करके, और हमारा जो आकाश महाभूत है वो यहाँ पर नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आकाश महाभूत है केवल कार्य द्रव्य में होगा, कारण द्रव्य में होगा, कार्य द्रव्य में नहीं होगा। इसके अलावा जितनी भी हमारी सब चीज़ें आ जाएंगी, मतलब अगर बात की जाए एक तरीके से कार्य द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो जितनी ये 9 चीज़ें हैं इनको छोड़कर, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसके अंदर आएंगी, कार्य द्रव्य के अंदर, जिसमें हमारा पृथ्वी, जल और वायु महाभूत रहेगा, और जिसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किस में आएंगी, कार्य द्रव्य के अंदर। और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आपको यह रखना है कि यहाँ पर जो है पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के परमाणु हैं और यहाँ पर उनके महाभूत हैं, ठीक है। अब देखो कार्य द्रव्य है, फिर से हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक चेतन द्रव्य और एक अचेतन द्रव्य। एक हमारा चेतन द्रव्य और एक अचेतन द्रव्य। अब चेतन द्रव्य क्या है, अचेतन द्रव्य क्या है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, पर अपने अभी क्या है, आपको क्लासिफिकेशन देखना है। तो चेतन द्रव्य फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक अंतःचेतन और एक बाह्य चेतन। अब फिर से इनका डिवाइडेशन है। अंतःचेतन के अंदर 4 टाइप आते हैं, ठीक है, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। ये हमारे किसके अंदर आते हैं, चेतन द्रव्य के अंदर, अंतःचेतन में, ठीक है। ये हमारा विरुद्ध हो गया। अब बाह्य चेतन के अंदर हमारे 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है, 4 टाइप फिर से इसके, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद। अब यहाँ पर देखो जरायुज क्या होते हैं, जरायुज यानी कि जो भी प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं, जैसे अपना मनुष्य है, ठीक है। अंडज क्या है, जो भी अंडों से उत्पन्न होने वाले होते हैं। स्वेदज क्या होता है, जो हमारे स्वेद से उत्पन्न होने वाले होते हैं, जैसे हमारा कृमि है, कीट वगैरह हैं। और उद्भिद क्या होता है, जो हमारे पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पर इंद्रगोप। इंद्रगोप क्या होता है, एक कीड़ा होता है रेड टाइप का, ठीक है, उस पर धब्बे धब्बे रेड रेड से होते हैं। आपने देखा होगा बरसात के सीजन में कभी कभी निकलता है वो, ठीक है। ऐसे ही हमारा अचेतन है, उसके 2 डिवाइडेशन है, खनिज और कृत्रिम, ठीक है। बताइए आपको, खनिज के अंदर आपका मेटल और नॉन मेटल आ जाएगा, और कृत्रिम यानी कि जो भी आर्टिफिशियल हमारे द्रव्य हैं वो आ जाएंगे। अंतःचेतन मैंने आपको बताया था कि वनस्पति, वनस्पत, औषध और विरुद्ध। ये क्या है, तो वनस्पति का मीनिंग क्या होता है कि जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनमें पुष्प आते हैं, और पुष्प क्या होते हैं कि वो अपने जो भी पत्नी होती हैं, ठीक है, पत्तियाँ होती हैं, उनसे पूरे ढक जाते हैं। जैसे अपने वट का पेड़ देखा होगा, गूलर का पेड़ देखा होगा, ये सभी किस में आते हैं, वनस्पति के अंदर। और वानस्पत्य क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि फूल और फल दोनों दिखाई देते हैं। जैसे आपका आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, केले का पेड़ है। एक्चुअली में केले में तो फूल नहीं होता है, ठीक है। तो आम है, अमरूद है। और औषध हमारा क्या है, औषध क्या होता है कि जो हमारा औषध है ये क्या होता है कि पकने के बाद इसका जो फल होता है, मतलब फल के पकने के बाद औषध नष्ट हो जाता है,
ठीक है, एक बार बस हुआ सीजन में और बस खत्म। जैसे आपका गेहूँ हो गया, जौ हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? औषध के अंदर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विरुद्ध की। तो विरुद्ध में क्या है आपका? केवल आता है लता और गुडुचि। तो यहाँ पर जो भी हमारी लता होती हैं, जो भी हमारी गुल्म होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? विरुद्ध के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे और टाइप के द्रव्य, उनके भेद बताए गए हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग टाइप के भेद हैं जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार पूछे ये जाते हैं इसलिए। ठीक है, ये तो हमारा एक पूरा पैराग्राफ आपका इस चीज़ से हो जाएगा। सेकंड आपका अलग टाइप का भेद है। फर्स्ट आपका हो गया कारण और कार्य भेद से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप था। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से ये फर्स्ट टाइप था। इसके बाद हमारा ये सेकंड आ जाता है योनि भेद से। योनि भेद से हमारे 3 टाइप होते हैं, याद रखना है आपको: जांगम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य और भौम द्रव्य। जांगम द्रव्य हमारे क्या होते हैं? जितनी भी हमारे जीव जंतुओं से, जंगली प्राणियों से जो भी प्राप्त होते हैं, उनको हम जांगम द्रव्य कहते हैं। जैसे आपका दूध हो गया, मांस हो गया, ये सब चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती हैं? जांगम द्रव्यों से। औद्भिद द्रव्यों की बात करी जाए तो औद्भिद द्रव्य हमारे क्या होते हैं? जो द्रव्य हमारे कैसे होते हैं? पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, या फिर जो भी हमारे ऐसे हुई प्लांट्स वगैरह होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, उनको हम औद्भिद द्रव्य कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? गेहूँ है, ठीक है, धान है, यव है, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा आता है भौम द्रव्य। भौम द्रव्य हमारे क्या होते हैं? जो पृथ्वी से प्राप्त होने वाले द्रव्य हैं उनको हम भौम द्रव्य कहते हैं। जैसे आपका हो गया कॉपर है, आयरन है, ये सब चीज़ें हमारी कैसी हैं? ये भौम द्रव्य के अंदर आती हैं। ठीक है, लोह है, पारद है, गंधक है, ये हमारे किसके अंदर आते हैं? भौम द्रव्य के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नंबर 3 पार्ट आता है द्रव्य क्लासिफिकेशन का, प्रयोग भेद से। तो प्रयोग भेद से हमारे 2 टाइप होते हैं, एक औषध द्रव्य और एक आहार द्रव्य। तो औषध द्रव्य हमारे क्या होते हैं? जो भी हमारे औषध द्रव्य हैं, इसके अंदर जैसे कोई भी द्रव्य है जिसमें शीत गुण है, उष्ण गुण है, या फिर स्निग्ध गुण है, रुक्ष गुण है, ये जब औषध के रूप में लेते हैं तो ये शरीर में हम अपने गुण का प्रभाव छोड़ते हैं। ये कैसे होते हैं? हमारे औषध द्रव्य। आहार द्रव्य की बात करी जाए तो आहार द्रव्य क्या होता है कि ऐसे द्रव्य जो हमारे आहार से प्राप्त होते हैं और जो धातुओं का वर्धन करते हैं। जितनी हमारे शरीर में धातुएं हैं उनका वर्धन करते हैं, धातुओं का पोषण करते हैं, तो हमारे केस में आते हैं आहार द्रव्य में। ठीक है, इसके बाद हमारा है रसभेद प्रकार से। तो रसभेद प्रकार से आपको पता ही है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, जितने भी द्रव्य आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? रसभेद प्रकार के अंदर से। ठीक है, ऐसे ही आपका एक और आता है कि दोष कर्म से क्या होते हैं। तो दोष कर्म में भी आ जाते हैं 3 टाइप, जैसे दोष प्रशमन हो गया, धातु प्रदूषक हो गया, स्वास्थ्य कारक हो गया। तो ये हमारे दोष कर्म से। पर आपको इतना सफिशिएंट है आपके लिए, आपको इतना ही लिखना है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए जो मैंने बताया था आपको, भी लिख रखी है हेडिंग यहाँ पे। कारण द्रव्य हमारे क्या होते हैं? जिनसे कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। संख्या कितनी है इनकी? 9 है। और कार्य द्रव्य हमारे क्या होते हैं? जो कार्य द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं। वहीं जब बात कर लिया चेतन द्रव्य हमारे क्या है? जो हमारे इंद्रिय युक्त होते हैं। ठीक है, जिनमें हमारे सेंस ऑर्गन रहते हैं, और चेतना कैसे होती है? आत्मा से आती है। ठीक, कॉन्शियस की बात यहाँ पर करी जाती है। उसके बाद बात कर ली जाए अगर अचेतन द्रव्य की, तो हमारे इंद्रिय रहित होते हैं और कैसे होते हैं? आत्मा की अनुपस्थिति होती है, यहाँ पर आत्मा प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो चेतन में वही आपका आ जाता है अंतःचेतन और बाह्य चेतन। अंतःचेतन हमारा क्या था? मैंने जो आपको टाइप बताए थे अंतःचेतन के, खनिज, कृत्रिम, ये तो इसके टाइप थे। ठीक है, अलग से टाइप थे इसके। बाकी के जो अंतःचेतन के अंदर मेन टाइप आते हैं वो 4 तरीके से आते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल तौर पर बात करी जाए तो अंतःचेतन का मेन क्या होता है कि जो उनमें नॉलेज होती है, ज्ञान होती है, वो कैसा होता है? भीतरी स्तर पर होता है। पर क्या होता है कि ये उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है? तुम्हारी मेघ यानी कि बादल के गरजने से लवली का फूल होता है वो खिल जाता है। तो इसमें क्या मतलब हुआ कि जो लवली का फूल है उसके अंदर श्रवण शक्ति पाई जाती है, उससे उसका ज्ञान हो जाता है। नंबर 2 हमारा है कि स्पर्श से लाजवंती का सिकुड़ना। लाजवंती क्या होता है? आपका छुई मुई, ऐसे आप उसको टच करते हो तो एकदम से सिकुड़ जाती है ना वो, तो उससे क्या पता चलता है कि ये हमारा स्पर्श शक्ति का ज्ञान हुआ है। नंबर 3 इसका एग्जाम्पल है सूर्य गति से सूर्यमुखी घूमता है। तो जो हमारा सूर्य, आपने देखा होगा कि जिस तरफ सूर्य निकलता है उसी तरफ पहले उसका मुंह होता है, फिर वैसे जैसे जैसे सूरज हमारा रोटेशन में आता है वैसे वो भी घूमता रहता है।
तो इससे हमारा क्या होता है कि सूर्यमुखी के अंदर, पुष्प के अंदर दर्शन शक्ति है। ठीक है। ऐसे ही नंबर 4 आपका बकल वृक्ष में पानी डालने पर वो खिल जाता है उसका वृक्ष। ठीक है, मतलब कि उसमें फूल वगैरह आ जाते हैं। तो उससे क्या हमारा रसन शक्ति ज्ञान हुआ। जल हमारा क्या है, रसना का काम करता है। ठीक है, रस एक तरीके का। इसके बाद आता है आपका नंबर 5 पॉइंट कि श्रृंगाल को बिजौरा नींबू वृक्ष में डालने पर घ्राण शक्ति का ज्ञान, यानी कि जो हमारा बिजौरा नींबू का वृक्ष है, अगर श्रृंगाल है, श्रृंगाल या उसका वसा है, वसा मतलब उसका फैट है, अगर उसको हम वृक्ष में डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, उस पर नींबू आने लग जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो हमारा नींबू का वृक्ष है उसमें घ्राण शक्ति है। ये हमारा आ जाता है अंतःचेतन के अंदर। उसके बाद मैंने आपको 4 टाइप उसके बताई हैं अंतःचेतन के, वनस्पति, वानस्पत्य और औषध और विरुद्ध, ये लिखे हुए हैं, आप ऐसे पढ़ लेना इसको। ठीक है। बाकी जो बाह्य चेतन है वो आपके जरायुज हो गए, अंडज हो गए, स्वेदज हो गए और औद्भिद हो गए। ठीक है। तो ये हमारा जो द्रव का पोर्शन था वो हमारा फिनिश हो चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, नहीं तो 5 मार्क्स में आपका द्रव का वर्गीकरण का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है।